हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाए। देखो, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th बायोलॉजी में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये करेंगे 2 वीडियो में, ये चैप्टर हो जाएगा जो इस बार के सिलेबस में है। ठीक है, टर्म 2 में इवोल्यूशन और उसके बाद का हमें पढ़ना नहीं है, केवल हेरिडिटी चैप्टर में है। तो अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हो, ये दोनों वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हो तो मेरी गारंटी है आपका ये चैप्टर जो है ना पूरी साइंस की बुक में फेवरेट होने वाला है आपका। ठीक है, इतना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला ये चैप्टर, अगर आप ये वीडियो और एक नेक्स्ट वीडियो दोनों अगर अच्छे से देखते हैं तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स है, ठीक है, कुछ डेफिनेशन है जिनको हमें समझना पड़ेगा, तभी हमें ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, इन टर्म्स को जाने बगैर और इनको समझे बगैर कि ये एक्चुअल में होती क्या चीजें, हमें आगे की जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, कुछ डेफिनेशन जो टर्म्स इस चैप्टर में आई हुई है उनको हम समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में भी और भी है कुछ डेफिनेशन, तो वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन क्या होते हैं? तो वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस। ठीक है, वेरिएशन यानी डिफरेंसेस। सो डिफरेंसेस या डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, कुछ ऐसे डिफरेंस जो उसके पेरेंट में नहीं थे और अब नेक्स्ट जनरेशन में आ गए हैं। ठीक है ना, तो वो डिफरेंस क्या है? वेरिएशन है। हमें पता है, हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट द वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, स्पीसीज के जो मेंबर्स है उनमें ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन आते हैं। तो वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस है, यानी ऐसे डिफरेंस जो उस जनरेशन में है उससे पहले वाले में नहीं है। ठीक है, जनरेशन आफ्टर द जनरेशन वेरिएशंस अराइजेस, वेरिएशन अराइज होते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, थोड़े और कई जनरेशन के बाद में फिर वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वेरिएशन का मतलब हो गया ऐसे चेंजेस या ऐसे डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो उसकी पहले वाली जनरेशन में नहीं थे और अब इस जनरेशन में, तो वो वेरिएशन है। ठीक है, अगला है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? यहां पर देखो, हेरिडिटी का मतलब है द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, हमें पता है। तो जिस प्रोसेस से ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेस का नाम है हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी, और हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस मींस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो हेरिडिटी का यहां मतलब यही है कि एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स है उनका जाना। ठीक है, और जाते पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स जाते, तो ये प्रोसेस का नाम हो गया हेरिडिटी। देखो, जेनेटिक्स यहाँ आएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं मेंडल। तो यहाँ जेनेटिक्स वर्ड आएगा। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या है? तो जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की। ठीक है, जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यानी वो ब्रांच है जिस बायोलॉजी की, वो ब्रांच है जेनेटिक्स, वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं कि हाउ वेरिएशंस ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वेरिएशन ट्रांसफर। यानी ये वेरिएशन और इनका एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाना, ये जो है ना, ये पूरा जो स्टडी किया जाता है उस ब्रांच में जिसका नाम है जेनेटिक्स। फिर एक टर्म आएगी हमारे यहाँ क्रोमोसोम। तो ये मैं पहले वाले चैप्टर में भी बता चुका हूँ आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो वो वीडियो है आप देखना, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक है, वो जरूर देखना ताकि आपको वेरिएशन, क्रोमोसोम्स, जीन और ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। हालांकि मैं इसको एक बार थोड़ा सा वापिस यहाँ बता रहा हूँ। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? देखो, क्रोमोसोम्स आर द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन के बनते हैं। ठीक है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बनते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होती है ये। अच्छा, ये होते कहाँ हैं क्रोमोसोम्स? तो न्यूक्लियस में होते हैं। देखो, वहां मैंने बताया आपको, फिर बताता हूं एक बार, कि हर एक सेल के अंदर एक बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाएगा, जो वेरिएशंस या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाएगा, वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल भी कहते हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल जब ये सेल मैच्योर हो जाएगी, डिवाइड वाली स्टेज में आएगी, तब ये जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा मोटा सा ऐसा हो जाएगा, मोटा सा दिखने लगेगा। ठीक है, तो उन मोटी जो स्ट्रक्चर्स जो हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल जब थोड़ा सा ऐसा थिक टाइप में हो गया, थ्रेड लाइक भी बन गया, तब हम उनको कहेंगे क्रोमोसोम्स। और हमें पता है हमारी एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हर एक सेल में, ह्यूमन बीइंग में हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स हो गए। अब ये क्रोमोसोम्स किसके बने हुए हैं? तो ये क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है, डीएनए की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसके लिए वाटसन और क्रिक ने ये दी थी 1953 में, और इनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये डीएनए की इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, इसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। अब इस डीएनए के कुछ स्पेशल सेगमेंट को जो कोई एक खास प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन ही तो आगे वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई, कोई वेरिएशन आया तो वो किस वजह से आया? कि उसमें कुछ नए टाइप के प्रोटीन बने। ठीक है, कुछ नए टाइप के प्रोटीन बने, तभी तो उसमें नया वेरिएशन आया है ना। वेरिएशन आने के पीछे का रीजन क्या है? प्रोटीन, नया प्रोटीन बन गया तो नया वेरिएशन आ गया।
जैसे एक करेक्टरिस्टिक्स का हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कलर ऑफ आई, ठीक है, ब्राउन कलर आई, मान लो पेरेंट में ब्राउन कलर आई है और नेक्स्ट जनरेशन में ब्लू कलर आई हो गया, तो ये किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रोटीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ आई, ठीक है, कलर ऑफ आई के लिए जो प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है, उस प्रोटीन की वजह से तो ब्लू कलर की आई हुई वो। तो उस प्रोटीन के को कौन बना रहा है? उस प्रोटीन को कौन बना रहा है? जीन बना रहे, यानी जीन प्रोटीन बनाता है, नया टाइप का प्रोटीन बना देगा, अलग प्रोटीन बन गया, और वो प्रोटीन फिर उसमें वेरिएशन लेके आ जाएगा। तो ये हो गया, आपको समझ में आएगा कि हर एक सेल होती है, हम जानते हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल होता है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब सेल डिवाइड वाली स्टेज में आती है तो ये थ्रेड लाइक होकर थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। हमारी एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बनते हैं, और डीएनए के स्पेशल सेगमेंट को, डीएनए के एक विशेष पार्ट को, जो एक विशेष प्रोटीन बनाएगा, एक स्पेशल प्रोटीन बनाएगा, उस पार्ट को हम कहेंगे जीन। ठीक है, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की यूनिट यही है, जो कुछ भी होना है आगे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जाना, ये सब करना, ये जीन के थ्रू होता है। तो जीन क्या है? देखो, क्रोमोसोम्स कंटेन जीन, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमारी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और लगभग है ना अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन होते हैं। कितने? 30,000 जीन्स हर एक सेल में हमारी में होते हैं, 30,000 जीन्स। ठीक है, सो क्रोमोसोम्स कंटेन जीन, ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ये जैसे एक पर्टिकुलर सेगमेंट हो गया, इसको हम एक जीन कह देंगे। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी है विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यही तो हेरिडिटी है। हेरिडिटी का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सो दिस इज डन बाय द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड दैट इज जीन। सो जीन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इन एवरी सेल देयर आर 2 कॉपीज ऑफ जीन फॉर ईच ट्रेट। हर एक ट्रेट के लिए एक सेल के अंदर 2 कॉपी होती है। ठीक है, 2 कॉपीज ऑफ जीन फॉर ईच ट्रेट। देखो, ट्रेट वर्ड का मतलब क्या है? तो ट्रेट का यहां मतलब है करेक्टर्स। ठीक है, लक्षण जिसको हम कहते हैं, जैसे टॉलनेस, पी प्लांट वाला जो हम एग्जांपल लेके आगे इसको समझेंगे। जैसे मेंडल में एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेंडल ने जैसे टोल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट के साथ में क्रॉस ब्रीडिंग करवाया, तो यहां पर टॉलनेस इज द ट्रेट। ठीक है, लंबाई, पौधे की लंबाई। जैसे मान लो हम कलर ऑफ फ्लावर ले रहे, तो ये एक अलग ट्रेट हो गया। ठीक है, शेप ऑफ शीड ले रहे, राउंड शीड है कि रिंकल शीड है। कलर ऑफ पॉड ले रहे, फली का रंग कैसा है, ग्रीन है कि येलो, ये सारे ट्रेट है, लक्षण है। जैसे मैंने बताया ना कि कलर ऑफ आई, तो ये एक ट्रेट हो गया। ठीक है, पैटर्न ऑफ हेयर कैसा है, स्ट्रेट हेयर है कि कर्ली हेयर है, ये एक ट्रेट हो गया। ठीक है, ईयर लॉब्स कैसे है, फ्री है कि अटैच्ड है, ये एक ट्रेट हो गया। तो ये ट्रेट होते हैं। तो कोई भी ट्रेट है ना, उसके लिए 2 कॉपीज होती है जीन्स की। जैसे टॉलनेस ऑफ द प्लांट इज डिसाइडेड बाय 2 जीन्स। ठीक है, 1 ट्रेट इक्वल टू 2 जीन। एक ट्रेट कितने जीन से डिसाइड होगा, या उसको कितने जीन कंट्रोल करेंगे? 2 जीन कंट्रोल करेंगे, एक मदर साइड से आएगा, एक फादर साइड से आएगा। ठीक है, सो 1 ट्रेट इक्वल टू 2 जीन। एवरी जीन कंट्रोल 1 और मोर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जरूरी नहीं है कि एक जीन एक ही ट्रेट को कंट्रोल करे, मतलब कोई एक खास जीन है तो वो पौधे की लंबाई के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, साथ साथ में मान लो वो कलर ऑफ फ्लावर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। मतलब एक जीन एक या उससे ज्यादा ट्रेट को कंट्रोल कर सकता है। ईच जीन कैन कंट्रोल 1 और मोर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हो गया। अब देखो, ईच जीन कंसिस्ट ऑफ 2 एलील्स, 1 फ्रॉम मदर एंड अदर फ्रॉम फादर। देखो, यहां एक नया वर्ड आ गया, एलील। तो एलील का मतलब क्या है? तो हम यहां एलील को हम टाइप कह सकते हैं, एक तरह से टाइप्स ऑफ जीन, की जीन के टाइप है ना। जीन 2 टाइप का हो सकता है। वैसे टाइप ज्यादा वर्ड अच्छा नहीं है यहाँ पर, है ना, सूट नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एलील को हम टाइप कह सकते हैं। जैसे कोई भी जीन है ना, तो उस जीन के 2 एलील हो सकते हैं। जैसे मान लो हम ये ले रहे हैं कि ट्रेट जो लेंथ ऑफ द प्लांट के लिए है ना, तो वहां पर ये 2 एलील हो सकते हैं किसी भी जीन के लिए। जो जीन लेंथ है ना, लेंथ को डिसाइड करेगा, लेंथ इज द ट्रेट, है ना, लेंथ इज द ट्रेट। सो इसको डिसाइड करने के लिए 2 जीन होंगे। अब हर एक जीन के 2 एलील हो सकते हैं ना, 2 टाइप्स हो सकते हैं। या तो ये वो ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर वो ऐसा हो सकता है। सो दीज आर द 2 एलील। ये 2 एलील है, किसी जीन के 2 एलील हो सकते हैं। ठीक है, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। एलील कैन बी इधर डोमिनेंट और रिसेसिव। जैसे यहां पर ये वाला जो है वो डोमिनेंट है और ये वाला जो है वो रिसेसिव है। अब डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, तो वो भी मैं आपको भी बताता हूं। तो अभी इतना आपको समझ में आ गया कि ईच जीन कंसिस्ट ऑफ 2 एलील, मतलब जीन्स कैन बी 2 टाइप्स। ईच जीन कंसिस्ट ऑफ 2 एलील एंड एलील में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। या तो वो डोमिनेंट एलील हो सकता है या वो रिसेसिव एलील हो सकता है। ठीक है, चलो ये हो गया। 2 जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 1 ट्रेट। कोई भी एक ट्रेट है उसके लिए 2 जीन रेस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लो टॉलनेस लेंथ ऑफ द प्लांट, इसके लिए 2 जीन रेस्पॉन्सिबल है। 2 जीन होंगे तब जाके ये ट्रेट जो है कंट्रोल होगा, इसके लिए 2 जीन रेस्पॉन्सिबल। प्रेजेंट
अब इसमें दो जीन में से जो एक जीन होता है ना वो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है, दूसरा दूसरे सेट ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है। यानी ये वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम मदर साइड, अदर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम फादर साइड। अब जैसे ये लेंथ है तो इस लेंथ को डिसाइड करने के लिए जैसे मान लो ये दो जीन है, एक कैपिटल टी है और दूसरा इसके साथ में मान लो स्मॉल टी है या कैपिटल टी है, कोई भी मान लो। अब इसमें से ये एक जो है ना ये एक सेट पे प्रेजेंट रहेगा जो मदर साइड से आएगा, और दूसरा जो है ना वो जीन किस पर प्रेजेंट रहेगा, वो दूसरा फादर साइड वाले पे प्रेजेंट रहेगा। जब ये दोनों जीन एक साथ आएंगे तभी ये जो ट्रेट है लेंथ ये डिसाइड होगा कि भाई शॉर्ट रहना है प्लांट को कि लेंथी होना है। ठीक है, तो कोई भी ट्रेट जो है उसको दो जीन कंट्रोल करेंगे और दोनों जीन में से एक जीन एक सेट पे प्रेजेंट रहेगा और दूसरा दूसरे सेट पे प्रेजेंट रहेगा। जैसे हमें पता है स्पर्म एक सेट लेकर आता है क्रोमोसोम्स के, अभी सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन पूछा था, मैं यहाँ बताऊंगा आपको। ठीक है, तो स्पर्म के पास एक सेट होता है तो एक जीन तो स्पर्म में होता है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एग के पास होता है तो एक जो दूसरा जीन है वो दूसरे सेट पे यानी एग वाले सेट पे होता है। अब देखो हमारी सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, आउट ऑफ 46 इन गोनाड सेल इन जेनेटिक। देखो दो तरह की सेल होती है हमारी बॉडी में, एक को हम कहते हैं सोमेटिक सेल्स, ठीक है, सोमेटिक सेल्स और दूसरे को हम कहते हैं जेनेटिक सेल्स। देखो इनमें क्या डिफरेंस है, टेस्टिस और ओवेरी की जो सेल है, जो टेस्टिस की जो सेल है वो स्पर्म फॉर्म करती है और ओवेरी की जो सेल है वो एग फॉर्म करती है। इन दोनों सेल्स को हम कहेंगे जेनेटिक सेल्स। ठीक है, जेनेटिक सेल्स विच फॉर्म गैमेट्स, वो सेल जो गैमेट फॉर्मेशन का काम करती है वो तो होगी जेनेटिक सेल्स, और बाकी जो बॉडी की सेल्स है वो होगी सोमेटिक सेल्स। तो इन सोमेटिक सेल्स इन अदर बॉडी सेल्स है 46 क्रोमोसोम्स, यानी सोमेटिक सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 46 होते हैं, और वो सारे के सारे कैसे होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स। और जेनेटिक सेल्स जो गोनाड सेल्स है टेस्टिस की और ओवेरी की जो सेल है उनमें 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, XX और X एंड Y ये हो सकता है। ठीक है, या तो दोनों XX हो सकते हैं या फिर एक X और एक Y हो सकता है। तो ये तो दो हो गए सेक्स क्रोमोसोम, कौन से, एक तो X है और दूसरा Y है, ये दो तो हो गए सेक्स क्रोमोसोम, और बाकी जो 44 है वो हो गए ऑटोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स दो तरह के क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अदर कैरेक्टर्स। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेक्सुअली वो कैसा होगा, मेल फीमेल होगा, इसके लिए 2 क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल, और बाकी जो बॉडी की बाकी जो कैरेक्टर्स है, ठीक है, जो सोमेटिक कैरेक्टर्स जिनको हम कह सकते हैं जैसे लेंथ है, कलर है, सारे बाकी जो कैरेक्टर्स है उनके लिए 44 ऑटोसोम्स रेस्पॉन्सिबल। तो हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर वो सोमेटिक सेल है यानी अगर वो गोनाड की सेल नहीं है, अगर वो टेस्टिस की और ओवेरी की सेल नहीं है, तो फिर उनमें सारे के सारे क्रोमोसोम्स कैसे होंगे 46 होंगे ऑटोसोम्स। और जो टेस्टिस की और ओवेरी की सेल्स है जिनको हम गोनाड सेल्स कहते हैं, जो गैमेट फॉर्मेशन का काम करेगी यानी जो स्पर्म फॉर्म करेगी और जो एग फॉर्म करेगी, उन सेल्स में, ठीक है, उन सेल्स में 46 आउट ऑफ 46 44 आर ऑटोसोम्स एंड 2 आर द सेक्स क्रोमोसोम। एंड सेक्स क्रोमोसोम्स में बी X और Y, मे बी X एंड Y, एक X होता है एक Y होता है। ठीक है, फीमेल में मैं पता दोनों XX होते हैं और मेल में एक X और एक Y होता है। ठीक है, चलो ये बात होगी। अब देखो नेक्स्ट मेल गैमेट स्पर्म, ये जो सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया था ना वो सेट वाला, वो वाला क्वेश्चन है। मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, फीमेल गैमेट दैट इज एग, व्हेन टू फ्यूज दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड द फर्स्ट सेल फॉर्म इज कॉल्ड जाइगोट। ये फर्टिलाइजेशन होता है, फर्स्ट सेल बनती है जाइगोट। तो मेल गैमेट जो स्पर्म है उसके पास में 23 क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स इक्वल टू 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसे हम कहेंगे 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि गैमेट के पास में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो गैमेट में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और जाइगोट के पास में वापस 2 सेट हो जाते हैं। रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीएनए यही तो है, डीएनए कॉपिंग जब होती है तो नंबर ऑफ जो डीएनए वो हाफ हो जाता है, और जब वापस रीएस्टैब्लिशमेंट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्स्ट सेल बनती है जाइगोट, उसमें वापस डीएनए पहले के जितना हो जाता है। ठीक है, अब ये जो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है तो इसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड। जिसके पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हैप्लॉइड है, यानी स्पर्म और एग क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब है यहाँ पर हैविंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ। ठीक है, जिनके पास क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ होते हैं। जैसे हमारी सेल्स में क्रोमोसोम्स के नंबर 46 है, तो 46 को तो हम बोलेंगे 2n। जिस सेल के पास 46 है वो सेल क्या है, वो डिप्लॉइड सेल है, 2n है। और जिन सेल के पास में इसके आधे ही है यानी 23 क्रोमोसोम्स ही है, वो सेल क्या है, वो n है, हैप्लॉइड है। तो स्पर्म और एग कैसी है, हैप्लॉइड सेल है, n बोलते हैं इनको, n, ओनली n। ठीक है, और जाइगोट कैसी सेल होगी, 2n, डिप्लॉइड सेल होगी। सो मेल एंड फीमेल गैमेट हैव 23 क्रोमोसोम्स, दैट इज 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सो दीज 2 सेल्स गैमेट, these 2 गैमेट स्पर्म एंड एग आर दी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, एंड द जाइगोट दैट कंटेन 46 क्रोमोसोम मींस 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इज डिप्लॉइड। ठीक है, जाइगोट इज डिप्लॉइड। जैसे भी मैंने आपको बताया कि कोई भी ट्रेट जो होता है ना, जैसे टॉलनेस एक ट्रेट है तो उसके लिए 2 एलील हो सकते हैं, उसके एक टॉल और एक ड्वार्फ। ठीक है, ये 2 एलील हो सकते हैं उसके लिए। ठीक है, एक जैसे ट्रेट एक ही है टॉलनेस, लेकिन इसके 2 एलील क्या हो सकते हैं भाई, एक ये लंबा हो सकता है, एक बोना हो सकता है, टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। ठीक है,
इसी तरह से जैसे ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये रिसेसिव ट्रेट है, इसको मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको ये देखो दो सिचुएशन थोड़ी सी ये देख लो पहले आप। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है? देखो ये कंडीशन जो है ना, ये होमोजाइगस है, बोथ एलील आर द सेम टाइप, ठीक है, या तो दोनों कैपिटल टी होंगे या दोनों स्मॉल टी होंगे। ये जो कंडीशन होगी ना, ये होमोजाइगस कंडीशन है, प्योर, ठीक है। और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, जब दोनों एलील अलग अलग तरह के हो, ठीक है, तो वो हेटेरोजाइगस है। तो होमोजाइगस क्या हो गया? पोजेसिंग टू आइडेंटिकल जीन फॉर ए सर्टेन ट्रेट। किसी ट्रेट के लिए दोनों जीन कैसे हैं? आइडेंटिकल है, दोनों सिमिलर जीन्स हैं, दोनों या तो कैपिटल टी है या दोनों स्मॉल टी है, या जो भी है। जैसे मान लो हम कलर ऑफ फ्लावर लेंगे या कलर ऑफ पॉड लेंगे, तो दोनों सेम होने चाहिए, दोनों जीन जो है ना वो सेम होने चाहिए, या तो दोनों रिसेसिव हो या फिर दोनों कैसे हो? डोमिनेंट हो। तो वो कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस। और हेटेरोजाइगस कंडीशन जब दोनों में से एक एक हो, ठीक है, पोजेसिंग टू डिफरेंट जीन्स फॉर ए सर्टेन ट्रेट, टू डिफरेंट जीन फॉर ए ट्रेट। किसी एक ट्रेट के लिए दो अलग अलग जीन हो, जैसे ये एक ही ट्रेट तो एक ही है, लेंथ है ना, ट्रेट इज द टॉलनेस, लेकिन यहाँ पर जीन दो है, ठीक है, और दोनों अलग अलग तरह के। जीन तो दो ही होंगे, एक ट्रेट के लिए दो जीन होंगे हमेशा ही, लेकिन वो दोनों जो जीन है वो दोनों एक जैसे हैं। अगर आइडेंटिकल है तो वो कंडीशन होमोजाइगस कहलाएगी। जैसे ये दोनों आइडेंटिकल है, बोथ आर डोमिनेंट, बोथ आर रिसेसिव, बट है तो सेम ना, जो सेम है तो फिर होमोजाइगस। यहाँ पर ये है हालांकि डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट है, ये कैपिटल टी इज द डोमिनेंट। दिखने में पौधा लंबा ही दिखेगा, लेकिन जो जीन है वो जीन कैसे है? हेटेरोजाइगस कंडीशन बन रही है, पोजेसिंग टू डिफरेंट जीन्स फॉर ए सर्टेन ट्रेट। दो अलग अलग जीन है तो वो हेटेरोजाइगस। अब देखो डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं? तो डोमिनेंट ट्रेट आर द ट्रेट दैट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन एन ऑर्गेनिज्म इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और रिसेसिव ट्रेट्स क्या है? ए ट्रेट विच इज नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए डोमिनेंट एलील। जैसे एक ट्रेट के लिए दो एलील हो सकते हैं, एक जीन के दो एलील हो सकते हैं, है ना। तो जैसे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी दो है, लेंथ के लिए एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, इनमें से ये कैपिटल टी डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो डोमिनेंट will express itself in every possible situation, in every possible combination। जैसे इस टी के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या ये कॉम्बिनेशन होता है, हो सकता है, ये दो ही तो कॉम्बिनेशन। दोनों केसेस में ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दोनों केसेस में जो प्लांट होगा वो ऐसा ही होगा, टॉल ही होगा। इस केस में भी प्लांट ऐसा ही होगा, भले ही इसके साथ एक रिसेसिव वाला है, लेकिन जो रिसेसिव ट्रेट है वो क्या होगा? इट इज नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए डोमिनेंट एलील। अब जैसे यहाँ पर एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड, सो इट विल बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन दिस सिचुएशन। जब ये सिचुएशन होगी, यानी रिसेसिव एलील के साथ में जब दूसरा एलील रिसेसिव ही होगा तभी वो एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज वो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा ना, तभी प्लांट बोना दिखाई देगा, ड्वार्फ होगा, अदरवाइज ऐसी सिचुएशन में बोना नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ में कौन है? साथ में डोमिनेंट ट्रेट है। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या हो गया? वो ट्रेट हो गया जो एवरी पॉसिबल कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे, ठीक है, भले ही उसके साथ में दूसरा जो एलील है वो डोमिनेंट है या दूसरा एलील रिसेसिव है, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जबकि रिसेसिव क्या है? रिसेसिव ट्रेट वो ट्रेट है विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, इट ओनली एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव एलील। अगर इसके साथ में रिसेसिव एलील होगा, रिसेसिव जीन होगा इसके साथ में, तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, तभी ये प्रेजेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट समझ में आ गया आपको। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई। ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन है जब दोनों एलील या दोनों जो जीन है वो कैसे है? सेम है, आइडेंटिकल है। और जब दोनों डिफरेंट है तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन कहलाती है, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट ये कैपिटल टी वाले डोमिनेंट ट्रेट होता है। देखो अभी हम लॉ ऑफ डोमिनेंसी पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट इज द ट्रेट विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, मोनो डाइहाइब्रिड दो क्रॉस पढ़ेंगे हम यहाँ पर आगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन में जो ट्रेट एक्सप्रेस हो जाएगा वो तो डोमिनेंट है, और जो F1 जनरेशन में अपीयर नहीं होगा वो रिसेसिव ट्रेट है। जैसे वहां पर हम एक है ना टॉल प्लांट की एक शॉर्ट प्लांट के साथ में क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे, तो F1 प्लांट में सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे? टॉल होंगे। तो यहाँ पर ये जो टॉलनेस, ये जो है ना, ये कैपिटल टी, ये डोमिनेंट ट्रेट है क्योंकि इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया F1 जनरेशन में। और ये रिसेसिव जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता F1 जनरेशन में, ये F2 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है ना। तो ये क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। which will be expressed in F1 generation in monohybrid cross is the dominant, and which not expressed in F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज रिसेसिव, ठीक है। तो रिसेसिव और डोमिनेंट समझ में आ गया। अब देखो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था ना पी प्लांट पे, तो उसने ये 7 कैरेक्टर्स थे, इनको उसने कंसिडर किया था, इसी पे सारा अपना कैलकुलेशन वो किया था। तो ये 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं पी प्लांट में, वो कौन कौन से होते हैं जो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं? तो देखो इनमें ये डोमिनेंट और रिसेसिव मैंने लिखा हुआ है, एक एक को हम समझाते हैं। देखो तो यहाँ पर है ना, आप ऐसे याद रखो, दो चीज तो सीड की है, सीड की दो चीज है, एक तो कलर और शेप, ठीक है। कलर ऑफ
सीड एंड शेप ऑफ द सीड, और दो ही चीज पोड की है, फली की भी दो चीज है, वही सेम शेप और कलर ऑफ पोड। ये तो हो गए 4 कैरेक्टर तो यही हो गए। अब दो चीज फ्लावर की है, कलर ऑफ फ्लावर, ठीक है, एक तो कलर ऑफ फ्लावर हो गया और एक हो गया पोजीशन ऑफ द फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन कहाँ है, ठीक है। तो 6 हो गए और 7वां है इसका लेंथ ऑफ द प्लांट, टॉलनेस, ठीक है भाई। दो फ्लावर यानी फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन, दो हो गए पॉड यानी कलर ऑफ पॉड और शेप ऑफ द पॉड, दो हो गए सीड यानी कलर ऑफ सीड और शेप ऑफ द सीड, 6 हो गए, और 7वां है टॉलनेस यानी लेंथ ऑफ द प्लांट। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक। अब ये देखो इनके डोमिनेंट और ये रिसेसिव है। जैसे शेप ऑफ द सीड स्मूथ है, राउंड सीड है कैपिटल आर, और रिंकल्ड है जो रिसेसिव है वो स्मॉल आर है, ठीक है। और इसी तरह से कलर ऑफ सीड में येलो है वो वाई डोमिनेंट है, और ग्रीन स्मॉल वाई जो है वो रिसेसिव है। देखो यहाँ पर है ना, ये कलर 2 बार आएगा, येलो ग्रीन, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ग्रीन कैपिटल जी लिख रहे हैं, है ना। तो ये पोड के लिए है, कलर ऑफ पोड में ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव है। लेकिन जब हम कलर ऑफ सीड की बात करेंगे तो यहाँ पर येलो डोमिनेंट है और ग्रीन कलर जो सीड का ग्रीन कलर है वो रिसेसिव है। लेकिन पोड में उल्टा है ना, कलर ऑफ पोड में ग्रीन इज द डोमिनेंट एंड येलो इज द रिसेसिव, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारे आप देख लो, शेप ऑफ द सीड हो गई, कलर ऑफ द सीड हो गया येलो और ग्रीन, और कलर ऑफ फ्लावर में पर्पल कलर या वॉयलेट कलर जो है वो डोमिनेंट होता है, पर्पल कलर या वॉयलेट कलर डोमिनेंट होता है, कैपिटल वी से लिखेंगे हम इसको, और व्हाइट कलर जो होता है स्मॉल वी से लिखा जाता है, ये रिसेसिव होता है। इसी तरह से शेप ऑफ पोड आ गई, इन्फ्लेटेड राउंड पोड बन रही है कि कंस्ट्रक्टेड बन रही है ना, बीच में उसमें ऐसे खांचे से बन रहे हैं, या पूरी एकदम से स्मूथ राउंड गोल बन रही है। तो इन्फ्लेटेड है तो कैपिटल आई जो डोमिनेंट है, और अगर कंस्ट्रक्टेड है तो स्मॉल आई, वो रिसेसिव हो गया इसका। कलर ऑफ पोड, इसी तरह से कलर ऑफ पोड में ग्रीन कलर डोमिनेंट है और येलो कलर रिसेसिव है। प्लांट की हाइट कैसी है, अगर वो टॉल प्लांट है तो कैपिटल टी डोमिनेंट और ड्वार्फ है तो स्मॉल टी रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन एक्सेल पोजीशन है तो वो कैपिटल ए से लिखा जाएगा डोमिनेंट, और टर्मिनल है तो स्मॉल ए से लिखा जाएगा। एक्सेल और टर्मिनल का मतलब ये, जैसे मान लो फ्लावर होता है ना, टहनी पे वो लगा हुआ कहाँ है, अगर वो लास्ट टर्मिनल पे यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये तो टर्मिनल कंडीशन है। और अगर वो टहनी में यहाँ पर जैसे यहाँ लगा हुआ है, अगर यहाँ पर फ्लावर है तो ये एक्सेल कंडीशन होगी, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सेल और ये टर्मिनल, तो इस हिसाब से जो एक्सेल कंडीशन है यहाँ पर लग रहा है तो वो डोमिनेंट है, और जो लास्ट में अगर यहाँ फ्लावर की पोजीशन यहाँ है तो वो टर्मिनल, वो रिसेसिव है। तो ये 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स of pea plants हैं, they are easily visible, easily we can recognize these characters, that's why the Mendel selected the pea plant। और भी उसमें आएंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये क्वेश्चन बनता है कि भाई Mendel selected pea plant, उसने pea plant पे अपने एक्सपेरिमेंट क्यों किए, ऐसी क्या खासियत थी उसकी, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा इससे आगे वाले में, ठीक है। तो एक तो जीनोटाइप फिनोटाइप रह गया कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, और एक वाई द मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। तो नेक्स्ट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, क्या होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप, इसको हम समझ लेते हैं। तो जीनोटाइप का मतलब हो गया जीन, ठीक है, जीनोटाइप मतलब जीन, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से दिखने में जैसा दिखता है, फिनो मतलब फिजिकल यानी बाहर से कैसा दिखता है वो, जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली कैसा है यानी उसके जीन कैसे है, बस ये है। जीनोटाइप मतलब जीनोटाइप शोज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और जीनोटाइप इज द जीन्स पजेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक जीव में, एक ऑर्गेनिज्म में जितने जो भी जीन है वो उसका जीनोटाइप है, यानी जेनेटिकली वो कैसा है वो उसका जीनोटाइप है। इट शोज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन शो करता है। फिनोटाइप क्या देख लो, तो फिनोटाइप है कैरेक्टर्स विच कैन बी ऑब्जर्व्ड और विजिबल, विच कैन बी एक्सटर्नली विजिबल, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, जिनको हम बाहर से देख सकते हैं या जिनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो उसका फिनोटाइप हो गया। जैसे हाइट ऑफ प्लांट हम बाहर से देख के बता सकते हैं, ब्लड ग्रुप का हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। हाइट ऑफ द प्लांट है, कलर ऑफ सीड हो गया, वो जितने भी 7 जो मैंने अभी आपको बताए थे ना, 7 वो जो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स थे, वो सारे क्या है, वो सारे फिनोटाइप है, बाहर से देख के पता लगा सकते हैं। जैसे हम जब अभी आगे पढ़ेंगे ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो जैसे हमने मान लो यहाँ पर ये एक टॉल प्लांट लिया, एक प्योर टॉल प्लांट का एक होमोजाइगस या प्योर कह सकते हैं एक रिसेसिव प्लांट के साथ जब हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे तो जो F1 जनरेशन हमें मिलेगी, उस F1 जनरेशन में हमें ये 4 प्लांट मिलेंगे। अब इन 4 में से देखो ये भी टॉल है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों डोमिनेंट है, ये भी टॉल ही होंगे क्योंकि इनके साथ में एक एलील डोमिनेंट वाला है, तो ये भी टॉल प्लांट होगा, और ये ड्वार्फ प्लांट होगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप अगर हम इनका देखें तो देखो फिनोटाइप यानी मतलब बाहर से दिखने में ये 3 प्लांट एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, और ये एक प्लांट अलग दिख रहा है, तो फिनोटाइप इनका क्या हो गया 3:1। फिनोटाइप इज द 3:1, क्योंकि 3 दिखने में बड़े दिख रहे हैं और एक छोटा दिख रहा है, तो बाहर से दिखने में फिनोटाइप यानी फिजिकली कैसे है, तो फिजिकली 3 और 1 का रेशियो है 3:1, तो ये तो हो गया इनका फिनोटाइप। अब जेनेटिकली देखें तो जेनेटिकली देखो, ये एक ऐसा प्लांट है जिसके 100% जीन टॉल वाले हैं, तो ये एक हो गया 1
1 रेशियो। ये 2 प्लांट ऐसे हैं जिनमें 50% जो है वो जीन डोमिनेंट वाले और 50% रिसेसिव वाले, तो इस तरह के कितने प्लांट है 2, और एक ऐसा है जिसमें 100% ड्वार्फ वाले, तो ये हो गया इनका जीनोटाइप 1:2:1। तो फिनोटाइप तो है 3:1 और जीनोटाइप क्या है इनका, जीनोटाइप है 1:2:1। ये हम आगे वहां पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जीनोटाइप मतलब जीन्स कैसे है, ठीक है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो वो तो हो गया जीनोटाइप। और फिनोटाइप मतलब फिजिकली बाहर से दिखने में कैसे दिख रहे हैं, तो बाहर से दिखने में 3 बड़े और 1 छोटा, तो 3:1 ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप फिनोटाइप आपको समझ में आ गया। अगला टॉपिक है एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट। तो ये हम अच्छे से जानते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट मतलब जो जिसको हमने एक्वायर किया है, जो हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी एक्वायर करते हैं वो ऐसे ट्रेट एक्वायर ट्रेट हो गए। जैसे किसी ने मसल्स बनाई है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग का किया है, तो वो एक्वायर ट्रेट हो गया। इट विल नॉट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज दिस इज नॉट इन द चेंज ऑफ चेंज इन डीएनए। क्योंकि भाई ये जो मसल्स बनाए हैं तो ये सोमेटिक सेल्स में चेंज हुआ है, इट इज नॉट द चेंज इन जेनेटिक सेल्स। जो जेनेटिक सेल्स में चेंज होगा वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ठीक है। जो स्पर्म और एग की सेल्स में जो चेंजेस आएंगे, जो वेरिएशन आएंगे, वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, तो वो एक्वायर्ड ट्रेट नहीं होंगे, इनहेरिटेड ट्रेट होंगे। सो इनहेरिटेड मींस व्हिच कैन बी इनहेरिटेड, व्हिच कैन पास टू नेक्स्ट जनरेशन। सो ट्रेट्स व्हिच पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आर इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स आर द ट्रेट्स व्हिच डू नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये 2 हो गए। अब हम बात करते हैं व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। उसने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया? Why Mendel selected P Pisum sativum plant, ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम है Pisum sativum। P प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया? तो ये रीजन है, देखो मेन इजी टू ग्रो इन गार्डन, इजीली कैन बी ग्रोन इन एनीवेयर, इजी टू ग्रो इन गार्डन। नेक्स्ट पॉइंट है देखो, फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, सो सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन कैन इजीली बी परफॉर्म। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, सो सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। जैसे करवाना है वैसे करवा सकते हैं। सेल्फ पोलिनेशन से भी देख सकते हैं कि कैसे सीड आ रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन करवा के भी देखा जा सकता है। तो ये फायदा है बाइसेक्सुअल होने से, तो इसलिए सिलेक्ट किया इसको, ठीक है। They have clearly visible contrasting characters which are easy to recognize and study. Easily visible contrasting characters, और वो भी 7 पे S। अभी हमने देखा 7 पे S, कलर ऑफ फ्लावर, ठीक है, शेप ऑफ द कलर ऑफ फ्लावर्स, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ पोड, शेप ऑफ द पोड, कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ द सीड एंड टॉलनेस और शॉर्टनेस। ये इजीली विजिबल, जिनको बाहर से आराम से देख के पहचान सकते हैं कि भाई वो कैसा है, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट करके माइक्रोस्कोप की भी जरूरत नहीं है देखने के लिए। तो ये इजीली ऐसे कैरेक्टर्स है जिनको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे कैरेक्टर्स उसमें आसानी से मिल जाते हैं। तो इन कैरेक्टर्स को मोनो हाइब्रिड में, डाई हाइब्रिड में, जैसा भी करवाना है वैसा करवा के एक कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, 2 कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, कितनी जनरेशन तक देखना है आराम से देखा जा सकता है। सो दे हैव क्लियरली विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स व्हिच कैन इजीली रिकॉग्नाइज एंड स्टडी। दैट्स व्हाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट। दे हैव शॉर्टर लाइफ स्पान, 3 से 4 महीने के अंदर फसल पक के तैयार हो जाती है, नेक्स्ट फसल ली जा सकती है। तो 1 साल में आराम से 3 फसल ली जा सकती है, 3 जनरेशन आराम से देखी जा सकती है। डिजीज रेसिस्टिव एंड ऑप्टिमल रेट ऑफ सर्वाइवल, ये कुछ पॉइंट है जो आप लिख सकते हो इसमें कि व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखो हमने जो सारी टर्म्स पढ़ी है उनको आप अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे, नहीं लिए तो दोबारा से देखो, इसको ले लो, 2-3 बार इस वीडियो को आप देखो, है ना। 2-3 बार अगर आप देखोगे ना तो आपको सारी चीजें जो टर्म्स है वो सारी समझ में आ जाएगी। और कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया डोमिनेंट रिसेसिव वाले, उनको याद रखना है। बाकी सारी चीज समझने वाली है, कुछ रटने वाली कुछ चीज नहीं है। 2-3 बार इस वीडियो को आप देखोगे ना तो आपको सारे टर्म्स जो है ना आराम से समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, मेंडल को पढ़ेंगे हम, मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है ना, व्हाई मेंडल सक्सीड, क्यों मेंडल ही सक्सेस हुआ। बहुत सारे और साइंटिस्ट भी थे जो उस टाइम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनको क्यों नहीं सफलता मिली, इसी को क्यों नहीं सफलता मिली, तो वो हम पढ़ेंगे किस तरह से हुआ। उसके जो लॉज है वो पढ़ने वाले, जो 3 लॉज दिए हुए, तो वो 3 लॉज कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, है ना, वो सारी चीजें मैं उसमें मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, क्रॉस नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, कोई क्वेश्चन आपका या क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।